का स्वागत है शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट के लिए बेहद ही बढ़िया खूबसूरत अच्छी सी क्लास, जिसमें आप सब हिंदी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वर की, हिंदी व्याकरण में क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला ये आपका यूपी टेट में पूछा जाने वाला, बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल। ये प्रश्न बहुत आता है कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या व्यवस्थित समूह को हम यूं कहें कि इसको वर्णमाला कहते हैं। सही। अब होता क्या है, स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात होती है यहाँ पर? स्वर की बात करते हैं। स्वर, वोवेल्स क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं? इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं ना। और इनका उच्चारण जो स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर का जो उच्चारण होता है एकदम स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है ना। तो किस तरह से, जैसे आप बोलकर देख सकते हैं कि छोटा आ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ आओ, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इनका उच्चारण एकदम स्वतंत्र फ्रीली होता है ना। अब अगर हम बात करें व्यंजन की, तो भाई व्यंजन क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अगर हमने स्वर सीख ली, और स्वर होते कितने, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं ना, स्वर होते कितने। तो गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। 11 हमारे क्या हुए? स्वर हो गए, ठीक है ना। 11 स्वर होते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आप सबको पता होगा छोटा बड़ा क्या होता है ना। तो अब बात करते हैं, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं व्यंजन की। और अगर आपको लगता है कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, तो एक प्यारी सी लाइक और एक प्यारी सी कमेंट और एक छोटा सा सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और व्यंजन की बात करें तो भाई व्यंजन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, अगर हमने अभी बात की थी स्वर की, तो स्वर क्या थे? स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे, ठीक। इनका उच्चारण एकदम स्वतंत्र रूप से होता था। अगर व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोला जाता है। जितने भी व्यंजन हमारे होते हैं ये सारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि हमें व्यंजन बोलते वक्त स्वर की मदद लेनी पड़ती है। कैसे? अब ये भी हम जरा इसको देखते हैं अच्छे से। पहले, सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। ये हो गई व्यंजन की परिभाषा एक तरह से। ये भी पूछा जाता है, ठीक। वर्ण, इसके वर्ग पूछे जाते हैं, कितने वर्ग हैं, है ना। कि व्यंजन के वर्ग कितने हैं, तो कुल कितने वर्ग हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। का चा टा ता पा, ये होता है इसके वर्ग। कितने हो गए कुल? 1 2 3 4 5, 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के। सही। अब 5 वर्गों के अतिरिक्त भी क्या होता है व्यंजन में? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यहाँ पर दिए हैं हमारे पास। और उष्म व्यंजन भी होते हैं, ठीक। उष्म व्यंजन भी होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। तो 4 जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन भी हमारे पास 4 ही होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने इतनी देर में सब कुछ देख लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। तो का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का खा गा गा ना, ठीक, ये हो गया। चा वर्ग में चाचा जाजा या, ये वाले, ठीक है ना। टा वर्ग में टाठा डाडा ना, टा से टमाटर वाला, ठा से ठठेरा वाला, डा से डमरू वाला डा। यही सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। अगर हमें एक सरकारी अध्यापक बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो हमें बच्चों को बेसिकली कक्षा 1 से लेकर 5 तक हम बच्चों को यही सिखाते हैं, है ना। तो ता वर्ग में क्या होता है? ता था दादा ना। पा वर्ग में पाफा बाबा माँ, पा से पापा, फा से फूफा, बा से बुआ, भा से भाभी, माँ से मामा। ये सारी चीजें आपको नहीं बोलनी है बच्चे के सामने, ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो पा वर्ग है उसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं, का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है हमेशा यूपी टेट में। कि ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, इनमें से कोई सा भी व्यंजन होंगे
3 व्यंजन ये होंगे और एक अंतस्थ व्यंजन राइट आंसर होगा। प्रश्न क्या पूछेगा भैया हमसे कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या, रा, ला, वा, ये सारे हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनको याद रख लीजिए, या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, ये वाला बड़ा वाला सा, षटकोण वाला सा और सा से सपेरा वाला सा। ठीक है ना, हा से हम। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है हमारी वर्णमाला से, अगला प्रश्न हमारी वर्णमाला से बनता है कि वर्ण क्या है। वर्ण को कौन सी परिभाषा परिभाषित अच्छे से करती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, ठीक है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो ये कुछ प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक कर दो यार। चलो नीचे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हिंदी व्याकरण वर्णमाला और उच्चारण स्थान का एक चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है कि हम जो वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना, स्वर बोलें या व्यंजन बोलें, तो हमारे जो मुख के अंदर हमारे मुंह में क्या होता है, उच्चारण स्थान होते हैं। बोलने का एक स्थान होता है कि हम अगर कोई भी वर्ण बोलेंगे, अगर हमने का बोला तो का की आवाज हमारे मुंह से किस भाग को टच करेगी, समझ में आई बात। अगर हम बोल रहे हैं पा, तो पा बोलते वक्त हमने अपने जो क्रिया है वो कहाँ से की, वो कहाँ से आवाज निकली है, उसका स्थान क्या है, होठों से बोला है, गले से बोला है, तालू से बोला है, मूर्धा से बोला है, कहाँ से बोला है, दांतों से बोला गया है। तो ये सारी चीजें होती हैं उच्चारण स्थान, इसको ही बोलते हैं। क्लियर। हिंदी व्याकरण और संज्ञा के प्रकार, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा अगर हमसे पूछ ली जाती, संज्ञा किसे कहते हैं, फिलहाल तो ये पूछी नहीं जाती, ज्यादातर संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार ही पूछे जाते हैं। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात, हमने बचपन से पढ़ा है, क्लास 6-7 ईयर्थ में हमको पढ़ाया जाता है संज्ञा की परिभाषा को। तो संज्ञा क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण को संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब संज्ञा के प्रकार आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, फिर जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और क्या लिखा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना, ये संज्ञा के कुल प्रकार हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे से पीपीटी आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। चलिए, संज्ञा की परिभाषा हमको पता चल गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति का ही नाम होगा भाई, किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा ना, व्यक्तिवाचक व्यक्ति से रिलेटेड है। तो विशेष नाम जैसे राहुल हो गया, ताजमहल हो गया, हिमालय हो गया, गीता हो गया, ये इस तरह के कोई नाम अगर दिया है आपको तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ इस साइड में देख सकते हैं, ये एरो लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक आपको लड़का दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है। अब आप देखेंगे पीपीटी में, समझने वाली बात, इधर भी ये लड़का है और इधर भी एक लड़का है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लड़के का नाम दिया हुआ है राहुल, इधर केवल लड़का लिखा हुआ है। लड़का लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ और है, अगर नाम दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरी जाति का अगर बोध होता है, यानी कि पूरी जाति का पता चलता है, किसी का नाम नहीं लिया हमने कह दिया कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये पहाड़ है, ठीक। अब पता ही नहीं कौन सा पहाड़ है, पता ही नहीं कौन सा लड़का है, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है लड़का है, यह एक लड़का है। लड़का क्या है भाई, पूरी जाति का बात है। अब लड़का तो राहुल, श्याम, राम, मोहन, कृष्ण, कोई भी हो सकता है, लड़का ही हो सकता है। पहाड़, किसी शहर का नाम दे दिया आपको, लो किसी शहर का नाम दे दिया, किसी देश का नाम दे दिया, क्या पता कौन से देश की बात हो रही है, यानी कि पूरे ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पर जानवर का नाम दे दिया, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सियार, कुछ भी हो सकता है नहीं। तो अब क्या करेंगे, पूरी जाति का अगर कहीं पर बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम दिया हुआ है, किसी स्थान का नाम दिया हुआ है, तो आप समझ लेंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला पॉइंट,
अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, देखेंगे यहाँ पर। सही है, दिख रहा है अच्छे से? हाँ ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है भाई? अब भाव से क्या रिलेटेड, आप इमोशन की बात करेंगे, है ना? तो गुण, इसके ये गुण, दोष, दशा या भाव, जहां पर इन सब चीजों की बात होती है वहां पर होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे खुशी, खुशी क्या है? अगर हम हैप्पी है तो यानी कि हमारा एक वो उस टाइम हम वो इमोशन प्रकट करने की, हाँ हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं। बुढ़ापा, वो दशा आ गई हमारी। ईमानदारी, क्रोध, क्रोध भी एक तरीके का गुण होता है आपका। तो ये चीजों की अगर कहीं पर गुण हो गया, किसी के गुण की, क्वालिटी की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है, दोष की बात हो रही है, दशा की बात हो रही है, भाव की बात हो रही है, तो भाववाचक संज्ञा होगी, जाहिर सी बात है। द्रव्यवाचक संज्ञा आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो लगा हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है भैया? द्रव्य से आप समझ सकते हैं किसी मैटर की बात होती होगी, है ना? तो आप नापने तोलने वाली जो वस्तु होती है, नापने तोलने वाली जो वस्तु होती है वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। भाई द्रव्य का मतलब क्या होता है? लिक्विड, इंग्लिश में। सोना नाप सकते हैं इसको, दूध, है ना? सोना, सोना तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, दूध, पानी, लोहा, है ना? इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि जो लिक्विड, धातु व धातु वाली चीजें होती हैं। अगला समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। समूहवाचक में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, ये ग्रुप में लोग खड़े हुए हैं, इतने देखो लड़के हैं, ये गाय वगैरह है, और ये चाबी के गुच्छे। अब इससे आपको क्या मिलता है समझने को? इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई बता सकता है क्या? आप साफ साफ देख सकते हैं, किसी समूह या समुदाय की अगर बात होती है, किसी समूह या समुदाय की अगर बात होती है, तो वहां पर होती है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि भीड़ हो गई, सेना हो गई, कक्षा हो गई, गुच्छा हो गया, तो ये सारी चीजें समूह की बात करते हैं। भीड़ में पता ही नहीं कितने लोग हैं, कौन कौन है। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, बहुत होती हैं। हर जाति के लोग होते हैं, सबका नाम अलग होता है। तो कक्ष और गुच्छा, गुच्छा भी किसी भी चीज का हो सकता है। कितनी बहुत से प्रकार की चाबियां होती हैं, गुर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये संज्ञा वाला भाई चैप्टर, टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब हिंदी व्याकरण में संज्ञा की बात हुई है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भैया सर्वनाम और उनके प्रकार की बात ना हो। संज्ञा के बाद आने वाला हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो हमेशा सर्वनाम ही होता है? होता नहीं होता? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। हमारा बहुत बहुत छोटा सा चैनल है, हमने अभी जल्दी शुरू किया है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण और सर्वनाम और उनके प्रकार की अगर बात करें तो संज्ञा के स्थान पर जो जितने भी हम वर्ड होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, उनको अगर प्रयोग करते हैं, ये देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? वो कहलाते हैं हमारे, क्या लिखा है यहाँ पर? सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि हिंदी व्याकरण में जितने भी, हिंदी व्याकरण अगर हम पढ़ क्या रहे हैं समय, ये बताओ। यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट पढ़ रहे हैं, यूपी टेट की हिंदी पढ़ रहे हैं, सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, हिंदी तो हिंदी है भाई, हिंदी सभी के लिए एक जैसी होती है। तो सर्वनाम की अगर बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा में क्या था, किसी किसी का नाम दे दिया होता है कि राहुल है या किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम की अगर हम बात करें तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? वह शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे राहुल खेल रहा है, अब यहाँ पर राहुल का नाम है, राहुल क्या है? संज्ञा है, ठीक। और यहाँ पर बोला वह खेल रहा है या वह खेल रही है, तो जब राहुल की जगह पर राहुल खेल रहा है तो मतलब वह खेल रहा है, ठीक है ना? यही तो बोलेंगे। लड़की अगर किसी कोई गीता खेल रही है तो गीता क्या है? वह खेल रही है, ये बोलेंगे। जैसे कि मैं, तुम, वह, यह, वे, हम, कौन, कुछ, ये सारे शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम के होते हैं, याद कर लीजिए। अब सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम के आप प्रकार एक बार देख लेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पर
स्क्रीन पे देखो जल्दी से। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा नंबर निश्चयवाचक, तीसरा नंबर अनिश्चयवाचक, चौथा नंबर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। तो ये सारे जो होते हैं वो सर्वनाम के टाइप्स हैं, उनके नाम हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाले, ऊपर वाले पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात होती है यहाँ पे। जो बोलने वाला होता है या सुनने वाला होता है या अन्य होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। बात समझ आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जो बोलने वाला होता है या सुनने वाला होता है या कोई और होता है अन्य, तीसरा, ठीक, मैं, तुम, वह, मैं जा रहा हूँ, ये सारी चीजें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात आती है। अच्छा, निश्चयवाचक में क्या होता है? निश्चयवाचक की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। किसी भी निश्चित एक व्यक्ति होगा या तो वो वस्तु होगी। जैसे यह, वह मेरा घर है, ये मेरी किताब है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरी गाड़ी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी कि इसमें हम क्या बात करते हैं? किसी भी अनिश्चित, ठीक है, जो निश्चित नहीं है, उस व्यक्ति या उस वस्तु की बात करते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है भाई, ठीक है ना, पानी में कुछ है, चाय में कुछ है, दाल में कुछ है। क्या मतलब? यानी कि डाउट होता है वहां पर, ठीक है ना, हम क्लियर नहीं होते, हमें शंका होती है उस चीज की। तो मतलब कुछ निश्चित जानकारी नहीं होती, कुछ या कोई आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं संबंधवाचक। आप देख सकते हैं एक लड़का एक लड़की आराम से खेल रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संबंध जोड़ते हैं, क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संबंध जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भैया? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, है ना। क्या शब्द आता है? जैसे कि जिन वाक्यों में जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है ना, जो, सो, जैसा, वैसा, अगर ये शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहां पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो आ गया ना, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, सीधी सी बात है भाई, बात भी सही है। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों की हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे जो हैं वो शब्द हैं, ये कैसे हैं? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्यों गए? तुमने ये कैसे किया? तुम कहाँ रहते हो? तो ये सारे जो शब्द बीच में आते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, जिनको बोलते हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ प्रश्न पूछा है, तो वहां पर क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम जो है खुद के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना, अपने लिए, खुद के लिए, अपने लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अपना, स्वयं या खुद की बात होती है, तो वहां पर जैसे कि मैं अपना काम खुद करता हूं, मैं अपना काम खुद करता हूं, तो यहाँ पर क्या हुआ? खुद आ गया, स्वयं करता हूं, तो होता है निजवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सीधे सीधे प्रश्न ये भी आ जाता है, या वाक्य दिया होगा कोई, तो उसमें से पूछेगा बताओ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य जो होते हैं, मेन जो होते हैं, वो 2, 3, 3, 3, 6, कितना होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट होते हैं।
अगला हमें दिया है समास। समास की बात करते हैं यहाँ पर। संक्षिप्त परिचय हम आपको देंगे, मतलब इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपने सब पढ़ रखा है, बस जो मेन उसकी जड़ है उसको पकड़ के ऐंठ दो, है ना, सारा निचोड़ लो। यहाँ पर निचोड़ मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। डिटेल में हम इतना जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि पहली वीडियो है, थोड़ा ऊपर ऊपर से, मतलब मेन मेन पॉइंट सारे हमने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, आप समझ सकते हैं, बाकी आपने सब पढ़ रखा होगा। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से उचित है हम आपको वही दिखा रहे हैं इस वीडियो में। तो समास का संक्षिप्त परिचय और वर्गीकरण अगर हम देते हैं तो समास और उनके भेदों की बात करते हैं। क्या करेंगे? समास और उनके भेदों की बात करेंगे। सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, समास के कितने भेद होते हैं? क्या बताएंगे आप? बताइए। सही दिख रहा है? ये हमारे सामने लिखे हुए समास लिखे हुए हैं। सही है, बढ़िया जा रहा है भाई, सब कुछ ठीक है। मेरा नया चैनल है, ठीक है, अभी 1000 स्टूडेंट्स भी नहीं जुड़े, तो बहुत बड़े बड़े चैनल पड़े हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे कोई देखेगा भी या नहीं सुनेगा मेरी बात, या मेरी बात को कोई समझेगा भी नहीं समझेगा, ये सब नहीं सोचा मैंने। बस मुझे जितना आता है मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं बनना है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए तो कुछ हो सकता है। अगला क्या है कि समास की अगर हम बात करते हैं तो समास क्या होता है? समास दो या दो से अधिक, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से जब मिल जाते हैं तो समास बनता है। क्या बनता है? समास बनता है। इसके प्रकार कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये समास के सबसे ज्यादा प्रमुख भेद यही है जो आपकी स्क्रीन पे आप समय देख सकते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो समास के सबसे महत्वपूर्ण भेद हैं, और यही आपकी परीक्षा में हर जगह, यही नहीं यूपी टेट में, हर जगह आप जो भी परीक्षा देंगे जिसमें हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास होता क्या है कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। किसी भी समास का अगर पहला पद प्रधान है और अव्यय है तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जिस मतलब उदाहरण क्या इसका? यथाशक्ति, प्रतिदिन, यानी कि दिन के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कितना, कौन सा भैया? सेकंड वाला। सेकंड वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा वाला पद प्रधान होता है और विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र होता है। यज्ञशाला क्या होती है? यज्ञ के लिए शाला होती है। बात समझ में आ रही जो बोलना चाह रहा हूं मैं? कि तत्पुरुष समास होता है क्या? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, सेकंड वाला, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला। जैसे कि राजपुत्र लिखा है तो क्या लिखेंगे आप? राजा का पुत्र। अब आप इसमें खुद बताइए इंपॉर्टेंट कौन सा है, किसको आप महत्व देंगे? है कौन सा पद प्रधान है यहाँ पर? राजा का पुत्र। बात किसकी हो रही है? किसके पक्ष में जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं पुत्र के बारे में। यानी कि फोकस कहाँ करेंगे हम और आप मिलकर फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? किस पर? राजा पे कर रहे हो क्या? नहीं भैया, राजा पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं राजा के पुत्र के ऊपर। बात समझ आ रही जो बोलना चाह रहा हूं मैं? समझ गए ना? अगर आपको समझ आ रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है एक लाइक मार देना, उसके आगे और समझ में आएगा, और एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारे सा सब्सक्राइब करके जाना चैनल पर नए जुड़े हो तो यहाँ पर बात हो गई आपकी तत्पुरुष समास की। यज्ञशाला मतलब यज्ञ के लिए शाला। अच्छा, द्विगु समास,
द्विगु समास नीचे देख सकते हैं, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और द्वंद्व समास में बहुत अंतर होता है। थोड़ा सा यहां पर देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह या 4 राहों का समूह। अच्छा, द्वंद्व समास की अगर बात करते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और या का लोप होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। यानी कि द्वंद्व समास क्या होता है, एक द्वंद्व का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत, द्वंद्व का मतलब एक दूसरे के विपरीत, तो अपोजिट होते हैं यहाँ पर, जैसे माता पिता, दिन रात, ये सारी चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगला देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने क्लियर है। पढ़े लिखे लोग हैं आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर, आप एक छात्र होंगे, एक स्टूडेंट होंगे, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। ऐसे नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं होगा, सब पढ़ रखा है। बस मैं यहाँ पर आपको जो जितना हो सकता था समेट बटोर के, जो फैला पड़ा में रायता, उसको इकट्ठा करके लाया हूँ कि देख लो भाई ये होता है इसमें, है ना। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, बहुब्री समास सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, बहुब्री समास क्या होता है, एक कर्मधारय समास और एक बहुब्री समास। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास और कर्मधारय समास, ये बहुत पूछे जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर भाई लोग, है ना। तो कर्मधारय में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे महादेव की बात करें, यहाँ पर देखो, महान है जो देव, नील है, नील कमल, नीला है जो कमल। तो काली मिर्च, ये एक में क्वेश्चन आपको दिख रहा हूँ, काली मिर्च मैंने दे दिया, चलो ये बहुत पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन सीटेट में, यूपीटेट में पूछा गया कि काली मिर्च में कौन सा समास है, बताओ, कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है ये चीज, तो आप कमेंट करो कि इनमें से कौन सा समास होगा। बहुब्री समास क्या कहता है, ये कहता है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर सीधे तीसरे की ओर संकेत करता है। अगर जिसको ये वाली लाइन याद है वो तो सब कर लेगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश की बात हो रही है। दशानन, 10 से आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके, उसकी बात हो रही है। अब ऐसे ही ऊपर वाला दिया है, नीला है जो कमल, महान है जो देव, लंबा है उदर जिसका, 10 है आनंद जिसके, सिर जिसके, है ना। तो 10 आनंद रावण की बात हो रही है, लंबोदर गणेश जी की बात हो रही है, जिसका उधर लंबा है गणेश जी की बात हो रही है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये सभी क्या है, समास के भेद हैं। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने यहाँ पर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2 से 3 नंबर तक आपके कंप्लीट हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कैसे कंप्लीट होंगे हम आपको बताते हैं। उपसर्ग क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उपसर्ग होता क्या है ना। प्रीफिक्स क्या होते हैं, वह शब्द अंश, यानी कि शब्दों का वो अंश, छोटा सा हिस्सा जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, शुरू में जुड़ता है। उपसर्ग का होता है भैया, शुरू में जुड़ता है, ठीक है ना, शुरू में प्लस होता है, मतलब एड होता है, परिवर्तन ला देता है, यानी कि शब्द का चेंज हो जाता है, उसका नया शब्द बन जाता है एकदम। कैसे बन जाता है भाई, यही चीज तो हमें देखनी है। तो उपसर्ग की बात होती है, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे उपसर्ग हमने दे रखे हैं। जैसे उपसर्ग आ होता है, आ से आ उपसर्ग वाले में अपमान हो गया। आ छोटा आ में, आ क्या है, उपसर्ग है, छोटा आ क्या है, उपसर्ग है। इसमें पमान जुड़ गया, अपमान हो गया। धर्म जुड़ गया तो अधर्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नया शब्द बन जाता है उपसर्ग के जुड़ जाने से। अगला देखो, नए क्या होता है, नए शब्द का निर्माण होता है। पॉइंट ये याद रखो, नए शब्द का निर्माण होता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ठीक, बात समझ आ रही भैया। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, इतनी रात में बोले जा रहा हूं मैं अकेले। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके जाना यार, अगर आ गए हो तो, और कंटेंट अच्छा लगे तो। अभी स्टार्ट किया है, करते रहेंगे कंटिन्यू इस चीज को हम, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। उपसर्ग क्या होता है, वह शब्दांश, मतलब शब्द का एक छोटा सा अंश
ठीक है ना, जो शुरू में जुड़ जाता है शब्द के और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, पूरा उसका अर्थ चेंज कर देता है। जैसे छोटा आ क्या है, उपसर्ग है, तो इसमें पमान जुड़ गया, धर्म जुड़ गया, तो अधर्म बन गया, अपमान बन गया, है ना, तो इसका एकदम अर्थ चेंज हो जाता है। अगला, इसमें क्या होता है, नए शब्द का निर्माण, अर्थ में परिवर्तन, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब पमान का मतलब कुछ होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब उपसर्ग अगर खाली छुटा लिखा है, सु लिखा है, इनका क्या मतलब? कुछ नहीं, है ना। सु आ क्या है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि इनकी स्वतंत्र, अगर इनको छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो इन पर इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे सु प्लस पुत्र, सु प्लस पुत्र क्या हो गया? सुपुत्र हो गया। सुपुत्र का मतलब होता है गुड सन, यानी कि अच्छा बेटा, है ना। कु प्लस पुत्र, कु मतलब बैड होता है, बुरा होता है, कु मतलब, सु मतलब अच्छा, पुत्र मतलब बेटा, यानी कि अच्छा बेटा, कुपुत्र मतलब बुरा, पुत्र मतलब, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? उपसर्ग थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर समझ में आया तो एक लाइक मार दो यार, कितनी बार कहना पड़ेगा आप लोगों से। और चैनल पर क्या लगता है इस वीडियो पे कितने व्यूज जाएंगे? मुझे नहीं पता, 1000 हो जाएंगे, 1000 व्यूज हो जाएंगे इस चैनल, मतलब इस वीडियो पे 1000 व्यूज हो जाए और 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। जिस दिन 1000 बच्चे जुड़ गए, 1000 फैमिली हो गई हमारी, उस दिन हम बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आपके सामने हर चीज पेश करेंगे, टेंशन मत लो। नीचे आते हैं, अब पढ़ेंगे ये हिंदी व्याकरण उपसर्ग और उनके भेद। उपसर्ग यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है, अभी हमने पढ़ा था, उपसर्ग ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पूर्व, यानी कि शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश होते हैं। यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा है, पहले इसको देख लो। उपसर्ग प्लस मूल शब्द, एक नया शब्द बनता है, ठीक है ना। जैसे अनु हो गया, जैसे ये अनु शब्द है, यहाँ पर दिया हुआ अनु शब्द दिया है, अनु प्लस करण क्या हो गया? करण क्या है? मूल शब्द है, अनु क्या है? उपसर्ग है। तो इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये आपस में मिलकर अनुकरण यानी कि नया शब्द बना लेते हैं। सही। अब यहाँ पर देखो, संस्कृत के अलग उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, विदेशी उपसर्ग अलग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग देख लो, आ उप वी परि, ये वाले सारे, ठीक है ना, ये वाले। तो यहाँ पर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, चलो इनको भी है, इनको भी देख लो। अधर्म हो गया, अचल हो गया, नजदीक गोड, उप का मतलब नजदीक या गौड़ होता है, उपकार हो गया, उपवास हो गया। बी का मतलब विशेष या अभाव हो जाता है, विदेश या विभाग हो जाता है। परि मतलब चारों ओर, परि का मतलब चारों ओर, पर्यावरण का नाम सुना है, परि प्लस आवरण, हाँ वही वाला। हिंदी के उपसर्ग कौन से? तद्भ, आ नी पा पर भर, आनी पर भर, यानी कि आ का मतलब रहित, ठीक है ना, आ का मतलब रहित। अछूत, अथा, आ जुड़ गया, आम प्लस छूत, अछूत, आ प्लस था, अथा। नी मतलब कमी, नी का मतलब कमी, निगोड़ा, निकम्मा, नी प्लस कम्मा, नी प्लस गोड़ा। पर मतलब दूसरा, ठीक है ना, परलोक की बात हो रही, पर प्लस लोक, परोपकार, पर प्लस उपकार। भर, भर का मतलब पूरा, भरपेट, भरसक, यानी कि पेट भर के। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला, ये विदेशी उपसर्ग हैं, इन ये फिलहाल एग्जाम में इतने नहीं आते हैं। आपके हिंदी में तो हिंदी वाले ही पूछे जाते हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में हिंदी वाले पूछे जाते हैं, बस मैंने आपको बता दिया। अब आप अपना इतना याद रखना, विदेशी वाला में जैसे ला हो जाता है, उर्दू फारसी के ला, कम, सब कमेटी, लाचार, कमजोर, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये इतना नहीं पूछा जाता। ये वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये वाला और ये वाला। ये वाला हिंदी पढ़ेंगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। संस्कृत की जब बात आती है, यूपी टेट में हम संस्कृत अगर आप लेंगे तो आपके लिए ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इस हिसाब से, तो है नहीं। उपसर्ग की बात होगी, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय।
जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शुरुआत से वीडियो को देखना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय का एक विस्तृत विवरण देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, और स्क्रीन पर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। प्रत्यय क्या होता है, देखो भाई, प्रत्यय क्या होता है कि वह शब्दांश जो मूल किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। क्या होता है प्रत्यय? उपसर्ग जुड़ते थे शुरुआत में और प्रत्यय जुड़ते हैं अंत में, इतना याद रखना, प्रत्यय जुड़ते हैं अंत में। और ये भी परिवर्तन लाते हैं, ये भी नया शब्द बन जाता है इनसे। मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द बन जाता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द बन जाता है। जैसे 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 यहां पर देखो, मूल शब्द है सुंदर, प्रत्यय जुड़ा है ता, बहुत आराम से समझा रहा हूं। मूल शब्द क्या है? सुंदर, प्रत्यय जुड़ा है ता, नया शब्द क्या बनेगा बेटा? सुंदरता। मेरे भाई यही बनेगा। मूल शब्द क्या है? पढ़, ना उपसर्ग, वो सॉरी ना उपप्रत्यय है तो पढ़ना हो गया। मीठा प्लस आस, मूल शब्द और क्या है इसका? प्रत्यय, मिठास हो जाता है। क्या हो जाता है जी? मिठास हो जाता है। प्रत्यय के भेद की बात कर लेते हैं। ये प्रत्यय के भेद समझ आ रहा है जितना पढ़ा अभी तक? अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो शुरुआत से देख लेना मेरे भाई। प्रत्यय के भेद: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, जो क्रिया के मूल रूप धातु के साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे लिखावट, नया शब्द बनेगा जब लिख प्लस आवट, खेल प्लस आड़ी। तो ये सारे हैं जो ना मूल शब्द, और जब प्रत्यय मिलता है तो नया शब्द बन ही जाता है, याद रखना। तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं, ये वाले शब्दों की आप ये वाला याद रखना। कृत प्रत्यय भी पूछा जाता है, तद्धित प्रत्यय भी पूछा जाता है, ठीक है ना। कृत वाले में तो आप समझ जाएंगे कि क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ा है, क्योंकि कृत से क्रिया करने वाला ना। लेकिन तद्धित में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिकतर भाई हमारे भाई बहन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जो जुड़ जाते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। समाज प्लस इक, है ना। मूल शब्द में अगर इक प्रत्यय जुड़ गया, ये बीच वाले जितने भी हैं ये वाले, और आवट, आड़ी, इक, मान, ये हमारे प्रत्यय हैं और ये वाले मूल शब्द बोले जाते हैं, ठीक। पहला जो जुड़ा जाता है, जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है वो क्या जुड़ता है? शब्दों के अंत में क्या जुड़ता है? प्रत्यय या उपसर्ग? कमेंट करो। किसी भी शब्द के अंत में क्या जुड़ता है? प्रत्यय या उपसर्ग? किसी भी शब्द के अंत में क्या जुड़ता है? प्रत्यय या उपसर्ग? बताओ। और किसी भी शब्द के शुरू में क्या जुड़ता है? कौन सा शब्दांश जुड़ता है? कौन सा शब्द जुड़ता है? प्रत्यय या उपसर्ग? तो देखो, कमेंट कर दिया, ईमानदारी से करना। शब्द किसी भी शब्द के शुरू में जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, और किसी भी शब्द के जो अंत में जुड़ता है, जैसे लिखावट, लिख शब्द एक है, मूल शब्द, इसमें प्रत्यय जुड़ गया, अंत में जुड़ा है ना, लिखावट, ये देखो एंड में आया है। मान, इक, ये सारी चीजें एंड में आती हैं, अंत में जुड़ते हैं तो होते ही ये। समाज प्लस इक, मूल शब्द में ये हमारा प्रत्यय जुड़ा इक तो हो गया सामाजिक। तो बुद्धि में जुड़ा मान तो हो गया बुद्धिमान। तो भाई यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया, और मेरे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ एक प्यारी सी लाइक, एक प्यारी सी कमेंट आप ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पे 1000, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 व्यूज़ आ जाने चाहिए, कैसे भी करके आ जाने चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो कहीं भी फैलाओ, बस 1000 व्यूज़ करवा दो, और चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। शिवान सर नाम से ही है, शिवान सर जी नाम से है, लिंक भी है। कल करते हैं हिंदी व्याकरण की जो और टॉपिक्स हैं उनको हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल भूलना मत, सब्सक्राइब भी करके देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।